ACCA फैमिली, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप आप सबकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से चल रही है एंड इस प्रैक्टिस में, इस नॉलेज में हम लोग जो है आपके साथ पहले थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बच्चों, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि अकाउंट्स हमारे लिए बेस है। चाहे आपको अपना करियर जो है अकाउंट्स में नहीं भी बनाना है, बट अकाउंटिंग तो हमें चाहिए ही। इसीलिए हमें अकाउंटिंग्स के बेसिक्स पता होने चाहिए एंड उन बेसिक्स में सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आती है कि अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कब क्या कैसे रिकॉर्ड करनी होती हैं। तो देखिए, हमारे पेरेंट्स जो होते थे उस टाइम पे बही खाते जो है चलाते थे एंड बही खाते में ही सारी चीजें जो है रिकॉर्ड करते थे, बट आज की डेट में हम हैं मॉडर्नाइज लोग एंड हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिस्टमैटिक बेसिस में चलती हैं, कंप्यूटराइज बेसिस पे चलती हैं एंड वो सिस्टम कैसे चलते हैं उसको समझते हैं एंड ये प्रोसेस कैसे होने वाला है इसको ध्यान से देखते हैं। तो चलिए फिर आज की सेशन की तरफ और समझेंगे कैसे आप जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो अपने बिजनेस में। तो पिछले क्लास में हमने जो है पढ़ा था रेगुलेटरी एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आज जो है हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, जर्नल लेजर के बारे में, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन के बारे में। यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम आज के सेशन में कवर करेंगे। चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो है इसको कवर करते हैं एंड समझते हैं कि हम क्या क्या देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या है कि अकाउंटिंग सिस्टम को देखना है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए उसको हम समझेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कैसी कैसी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कैसे कैसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, जीएल क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो ये सब कुछ हम जो है समझने वाले हैं आज के सेशन में। सबसे पहला टॉपिक एरिया बात करते हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है, लेजर कैसे होते हैं। सबसे पहले एक बड़ी पिक्चराइजेशन की चीजों को समझते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का फ्लो होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले ना कोई भी बिजनेस है, बिजनेस की ना ट्रांजैक्शन है वो होती है एंड वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होके कहां जाती है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट में जाती है एंड वो सोर्स डॉक्यूमेंट जो है कल को हमारे लेजर में जाएगा एंड वो लेजर जो है हमारे ट्रायल बैलेंस में होके जाता है। अब ट्रायल बैलेंस से ट्रांजैक्शन होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड। तो जैसे सपोज करो एक बिजनेस है, वो गुड्स जो है क्रेडिट पे देता है, 1000 रुपए की दे रहा है, तो वो कैसे होगी, जर्नी कैसे है कि सेल हुआ, फिर सेल इनवॉइस बनेगा, फिर इंफॉर्मेशन जो होगी लेजर में जाएगी, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा एंड फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो यही एक बिजनेस का वे है। तो मैम ठीक है, ये बिजनेस का वे है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक बनने की बात, मतलब कि सेल हुआ, परचेज हुआ, ट्रांजैक्शन हुई, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बिल्स में, क्रेडिट नोट्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, जीएल बने, ट्रायल बैलेंस बना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी। तो अब ये है हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस एंड इन स्टेजेस में अगर मैं देखूं तो डेटा को रिकॉर्ड करना, मतलब कि एक बिजनेस के अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करना, पहले ये आएगा, फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं हर एक उसके रेलेवेंट लेजर में, फिर उसको समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में एंड देन फिर हम कम्युनिकेट करते हैं। यही हमारा प्रोसेस चलता है अपने बिजनेस में। अब हमें समझना है कि आपको आज की डेट में जो हमारा एफए का पेपर है या एफएफए जो हमारे लाइक हमारे एफआईए रूट वाले स्टूडेंट हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम ना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करके चलते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। यही हम मान के चलेंगे, कंप्यूटराइज सिस्टम में जाने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हम मैनुअल बेसिस पे चल रहे हैं। तो यानी कि लाइक एंट्रीज जो है खुद से ही पास ऑन होके जा रही है। तो ये ट्रांजेक्शन आप जो है समझ के चलेंगे। अब मैम ट्रांजैक्शन जो है मैन्युअली नहीं है, कंप्यूटराइज बेसिस पे आ रहे हैं, फिर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझनी है कुछ बेसिक सी बातें कि ट्रांजैक्शन का सिस्टम कैसे चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अब बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी भी एक्टिविटी में लाइक वो होती है जिसमें जिसकी कोई फाइनेंशियल या मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिसमें कि अगर जिसमें सेल्स की बात करूं, मैंने गुड्स दी, परचेज किया, बाय की, पेमेंट किया, रिसिप्ट किया, सेल रिटर्न हुआ, ये सब कुछ। अब
हम जो है आज की डेट में सेल्स एंड परचेज मॉड्यूल जो है बनाते हैं, एंड वो क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ही होता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम मींस की इनबिल्ट सिस्टम है, ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन जो है कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर मैंने क्रेडिट सेल की है तो रिसीवेबल लेजर में आ जाएगी, एंड साथ साथ में ट्रेड रिसीवेबल सेल्स वो सब कुछ अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा हर एक पर्सन के। जैसे कि अगर सपोज करो मेरे पास ए बी एंड सी, तीन अलग अलग लोग हैं, तो उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शन अपने आप जो है पोस्ट हो जाएंगे। अब ना देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझनी है कि हमारे पास ना हम वर्ड सेल्स मॉड्यूल सेल्स सिस्टम जो है हम यूज कर सकते हैं, परचेज सिस्टम परचेज मॉड्यूल ऐसे वर्ड जो है हम यूज कर सकते हैं। एंड हम ये मान के चलेंगे कि इसकी मैनुअल जर्नल एंट्रीज भी कुछ केसेस में हमें चाहिए होगी। जैसे कि सपोज करो कि अगर मैंने कभी कोई कंपनी को एक्वायर किया है, कोई एसेट को एक्वायर किया मींस परचेज किया, कोई एसेट डिस्पोज ऑफ किया, तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, हम मैनुअल एंट्री पोस्ट करते हैं, हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, मैनुअल एंट्री पास होनी है। अब मैनुअल जर्नल एंट्रीज कैश में सेल्स में इन केसेस में भी हो सकती है। अगर मैं देखूं मेरे पास पेरोल रिलेटेड एरियाज अगर होती हैं, तो पेरोल इज अ मैनुअल थिंग। पेरोल मींस सैलरी रिलेटेड, अगर मैं बात करूं इट्स समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू माय सैलरी, एंड वहां पर मैं क्या कर रही हूँ, एंट्रीज क्या कर रही हूँ, मैनुअली पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, जर्नल लेजर में वीकली मंथली विद रिस्पेक्ट टू वेजेस सैलरीज इन सभी एरियाज को लेके। मैम, इन्वेंट्री सिस्टम भी हम करते हैं। सो इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, इन्वेंट्री सिस्टम एक मैनुअल सिस्टम भी हो सकता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम भी हो सकता है। अगर वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है, अगर वो इंटीग्रेटेड है तो वो क्या होगा, मैनुअल भी होगा और इंटीग्रेटेड, मतलब वो अगर वो इंटीग्रेटेड है ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि यस ऑटोमेटिकली चीजें चल रही हैं, नाउ इट डिपेंड अपॉन कंपनी एंड द सिस्टम व्हिच वी आर यूजिंग। अब मैनुअल जर्नल एंट्री में मैनुअल एंड इंटीग्रेटेड इन्वेंट्री सिस्टम चाहिए होगा, ताकि जो है मैं परचेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल सकूं, रिकॉर्ड कर सकूं इन्वेंट्री में, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो अब हमें पता है कि हमारी एंट्रीज कैसे कैसे पोस्ट होती हैं, एंड अब ये सारा जो सारे चीजें होती है ना, वो कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनिकली पोस्ट होती है ट्रांजैक्शन। तो ये सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। देखिए लाइक बहुत ज्यादा आपको डिटेल्ड कंप्यूटराइज नॉलेज नहीं चाहिए कि डेटा एंट्री कैसे प्रोसेस होगा, ये सब कुछ नो, बट यू शुड नो कि अच्छा मेरे पास मैनुअल भी हो सकते हैं, एंड कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि लाइक हमें जो है ऑटोमेटिक बेसिस पे करनी होगी, कौन सी चीजें जो है मैनुअल ही जाएंगी, कौन सी चीजें हैं जो कि ऑटोमेटिक हो सकती हैं। सो दिस नॉलेज इज रिक्वायर्ड बाय यू। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस डे टू डे एक्टिविटीज जो कि बिजनेस में करते हैं, एंड उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। अब देखो फ्री वाली बात को तो हम बिजनेस में क्यों ही रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस को चलाने के लिए जो ट्रांजैक्शन हमें चाहिए, जिससे हमें पैसा आएगा, जिससे हम सेल्स करेंगे, जिससे हम खर्चे करेंगे, दीज आर माय बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये हमें पता होना चाहिए। नाउ अब अगर हम बात करें फाइनेंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो क्या है, देखिए एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं, हर एक बिजनेस को ना ये बनाना पड़ता है, ताकि हम जो है हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के बारे में वो ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड कर सके। सी इफ आई हैव अ सेल परचेज कैश पेमेंट, ये सारी ट्रांजैक्शन है, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम बनाएंगे। इनके डॉक्यूमेंट्स क्या है, अगर सेल हुई है तो बिल होगा कस्टमर का, परचेज सेल्स इनवॉइस होगा, चेक होगा, ये सब कुछ चीजें होती हैं। हमारे पास रेमिटेंस एडवाइस होती है, तो इन सबको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो कि हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं, दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट जहां से हम ट्रांजैक्शन पिक करके अपने लेजर में डाल सकते हैं। सो अगर ये डॉक्यूमेंट्स है, ये कंप्यूटराइज अगर होगा तो वो ट्रांजैक्शन जर्नल बेसिस पे प्रोसेस हो जाती हैं, है ना। तो अब इसको जो है हमें लाइक अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें ऑथराइजेशन जरूर चाहिए, सीनियर मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन चाहिए। अब बच्चों ये मत कहना कि मैम आप बात कर रही हो अकाउंट्स की और आप जो है थ्योरी पढ़ा रहे हो। In your FA paper, you can expect 20 to 25 marks का theory portion as well, and I have seen ऐसा बच्चों पास्ट में लाइक आप लोगों ने रिजल्ट तो देखे ही होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 96 90 इवन 99 मार्क्स भी आए हैं। दे फॉलोड द अप्रोच, आप बस अप्रोच को फॉलो करते रहिए, जो जो आपको गाइड किया जा रहा है, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ ध्यान में रखिए, एंड थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। अब जीएल
मैम जर्नल लेजर क्या होते हैं? देखिए हमने एक बात तो समझ ली कि फाइनल डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन का लिए मुझे एविडेंस चाहिए था और वो डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, जिससे कि मुझे एविडेंस मिलेगा कि अच्छा वो ट्रांजैक्शन हुई थी। जैसे कि कोटेशन, जैसे कि परचेज ऑर्डर, जैसे कि सेल ऑर्डर, जैसे कि डिलीवरी नोट्स, ये सारी चीजें। अब ये तो होगी अगर लाइक पहले जैसे कि अगर मैं आपको बोलूंगी कुछ एक दो लाइक बेसिक वर्ड्स के बारे में, हो सकता है किसी को नहीं पता हो, तो मैं वो आपको पहले बताती हुई चलूंगी एंड देन फिर हम जो है आगे चलेंगे जीएल की तरफ। देखिए इसको मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। सपोज करो आपने 100 लैपटॉप खरीदे लाइक मुझसे, ठीक है, लाइक एंड अब मैं आपको बोल रही हूँ कि 100 लैपटॉप का मतलब 500 रुपए का, एक मैं रुपए वर्ड यूज कर रही हूँ, आप डॉलर कर सकते हो, $500 का आएगा, यानी कि 50,000। ये क्या है? कोटेशन। ये क्या है? इट्स बेसिकली अ प्राइस ऑफर। फिर उसके बाद आप मुझे परचेज ऑर्डर दोगे, आप मान गए एंड आपने मुझे परचेज ऑर्डर बोला, आपने बोला मैम मुझे 100 लैपटॉप चाहिए। अब परचेज ऑर्डर दैट मींस यू आर प्लेसिंग योर ऑर्डर विद मी, आई एम योर सप्लायर। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, मेरे पास जब ये ऑर्डर आया तो मैं अपना खुद का एक सेल ऑर्डर जनरेट करूंगी, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, याद रखना सेल ऑर्डर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि मैं यूज करूंगी आपके ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको जब ऑर्डर डिलीवर करूंगी, साथ में मैं आपको दूंगी एक डिलीवरी नोट। ठीक है, एक डिलीवरी नोट दूंगी। जैसे कि मैंने आपको लैपटॉप भेजे, साथ साथ मैं एक डिलीवरी नोट भी दूंगी, जिसको हम गुड्स डिस्पैच नोट भी जानते हैं। इससे क्या होगा, आप चेक करोगे कि अच्छा, जैसे मिंत्रा वाला कहता है ना यही टॉप आई है, यही जीन्स आई है, तो वो आप चेक करोगे एंड साइन कर दोगे उसको। फिर आपके पास आएगा एक गुड्स रिसीवेबल नोट, आप एक खुद के लिए बनाओगे, जिससे कंफर्म होगा कि हाँ जी आपने रिसीव कर ली है। फिर उसके अलावा हमारे पास आते हैं परचेज इनवॉइसेस। बेसिकली लाइक आप जो एक इनवॉइस जो है सेंड करते हो, इसको सप्लायर परचेज इनवॉइस के नाम से जाना जाता है। एंड परचेज इनवॉइस क्या होता है, एक एविडेंस होता है एज अ लाइक एविडेंस ऑफ परचेज, कि हाँ ये परचेज जो है हो जाएगा। नाउ सो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लाइक सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि सेल्स इनवॉइस सेलर के पर्सपेक्टिव से होता है, परचेज इनवॉइस परचेजर के पर्सपेक्टिव से होता है। अब ना एक बात और है जो कि ना बच्चों को नहीं पता है, एंड वो मैं यहाँ पर ना लिखना चाहूंगी सो दैट कि आप लोगों को जो है वो पॉइंट को लेके क्लैरिटी हो। और वो क्या पॉइंट है? देखिए सबसे ज्यादा डिफिकल्टी बच्चों को क्या होती है? हाँ जी, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होती है कि नहीं? जो जो बच्चे इस बात से एग्री करते हैं तो वो आप मुझे जरूर बताएंगे कि मैम इस बात में तो हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैम डेबिट नोट क्या है और क्रेडिट नोट क्या है। तो चलिए फिर आज क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बारे में बात करते हैं। इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं आपको डिस्कशन जो है देना चाहूँगी कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में क्या डिफरेंस होता है। सो किस-किस स्टूडेंट को पता है इस डिफरेंस के बारे में? सो देखिए बहुत ज़्यादा कॉमनली टेस्टेड एरिया है। तो सपोज करो कि लाइक सपोज करो एबीसी कंपनी है, ठीक है? एबीसी कंपनी ने गुड्स बेची, ठीक है? 10,000 की गुड्स बेची हैं एंड किसको बेची हैं? डीईएफ को। अभी वो गुड्स बेची हैं। डीएफ को पता चला कि यस इनमें से 2000 की गुड्स, ठीक है, क्या है? डैमेज है। एंड देन उन्होंने इसको कर दिया रिटर्न, ठीक है। अब एबीसी को क्या करना पड़ेगा? अमाउंट को कम करना पड़ेगा। उसको अमाउंट को कम करना पड़ेगा ना। तो एबीसी जो है ये क्या करेगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा, ठीक है। सो क्रेडिट नोट क्या करता है? इनवॉइस को रिड्यूस कर देता है। एंड अब डेबिट नोट की बात करूं, देखिए कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, हमें डेबिट नोट सेंड करता है, ठीक है। कस्टमर क्या करता है? डेबिट नोट भेजता है।
क्यों? सप्लायर को देता है कि यस कि आप मुझे क्रेडिट नोट दे दो। तो डेबिट नोट एक रिक्वेस्ट होती है एंड क्रेडिट नोट क्या होता है? एक्चुअल रिडक्शन होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। नाउ अब आप आगे बढ़ेंगे जर्नल लेजर के बारे में। ठीक है, लाइक इट इज द हार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल लेजर में क्या होता है? सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं बिजनेस के। ठीक है, ऑल द इंडिविजुअल लेजर ऑफ द बिजनेस, जैसे कि बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब कुछ। अब मैम ये अकाउंट्स होते हैं, हमें चाहिए क्यों ये तो बता दो। देखिए बहुत सारे हमारे पास ना थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन होती हैं। ठीक है, उनको रिकॉर्ड करना है, फिर उसको क्लासिफाई करना है, फिर उसको समराइज करना है। सपोज करो एक बिजनेस है एंड वो बिजनेस जो है 5,000 सेल्स एक दिन में कर रहा है। ठीक है, 5,000 सेल्स कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट 5,000 ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अकाउंटिंग क्या करती है? समराइज करती है उसको। ठीक है, तो वो 5 लाख की अमाउंट जो मेरी सपोज करो सेल्स की निकल आई, तो वो कहां से आएगी? वो मुझे लेजर से आएगी, है ना? तो यही होगा। अब मैम जीएल में आएगा क्या? ठीक है, जीएल में बेसिकली यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है सोर्स डॉक्यूमेंट से। जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, एबीसी ने गुड्स बेची है, क्रेडिट पे बेची है 1,000 रुपए की, तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? इनवॉइस। तो वहां पे एंट्री क्या होगी? रिसीवेबल टू सेल्स। तो इससे क्या होगा? मेरा रिसीवेबल भी बढ़ गया, सेल्स भी बढ़ गया। तो यहाँ पर मेरी इनकम जो आती है, ऐसे ही मेरे पास जो है डेटा आता है। ठीक है, तो ये हमें पता चल के चलेगा। उसके बाद बारी आती है हमारे लाइक ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है मैम? तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो ट्रायल बैलेंस मेरे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ना, हर एक लेजर अकाउंट जो है जब क्लोज होता है एंड वो अकाउंटिंग के बैलेंस जो है मेरे ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इसमें डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं एंड डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है मैच होना जरूरी है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट जो है ये मैच होना चाहिए। सारे लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस जो है इसमें होते हैं। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है गलत आ रही होगी या कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी फंडामेंटली वाइज, तो वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गए तो कोई एरर नहीं है, और ये इसके बारे में हम जो है प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। नाउ अब उसके बाद लेजर हमने देखा, सब कुछ देखा। अब उसके बाद बारी आती है मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। देखिए हर एक लेजर का बैलेंस ना ट्रायल बैलेंस में जाता है, वो टोटल किया जाता है एंड उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उसको कैसे कैटेगरी करते हैं? एसेट, लायबिलिटी, इस वाले फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास अगर सबसे बड़ी बात करूं तो आपको समझना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे पास दो चीजें आती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें आती हैं। वैसे तो मेरे पास तीसरा भी आता है, कैश फ्लो भी आता है, बट यहाँ पर मैं देखूं तो एसओएफपी एंड एसओपीएल। ये क्या होता है? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ये क्या होता है? मेरी फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पर मेरे पास आती है एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। यहाँ पर मेरे पास क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंस, जिससे मेरे पास प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। एंड यहाँ पर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। ठीक है, अब हमारे पास उसके अलावा क्या होता है? डिटेल कस्टमर्स एंड सप्लायर के बैलेंस होते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम में हमारे पास ये अपने आप ही लाइक बन जाते हैं और परचेज और सोयल मॉड्यूल से होके जाते हैं। एंड इससे हमें ये पता चल जाता है कि किसी का अगर इनवॉइस जो है वो आउटस्टैंडिंग है एंड लाइक हम जो है मैच कर पाएंगे। अब मेरे को एक बात और ध्यान में रखनी है कि सारे कस्टमर के बैलेंस जो कि रिसीवेबल लेजर में होंगे वो सेम होने चाहिए रिसीवेबल बैलेंस जर्नल लेजर में। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे सप्लायर, मतलब क्यों? क्योंकि अगर जो मेरा इंडिविजुअल है, मेरे इंडिविजुअल खातों के अकॉर्डिंगली मैंने आपसे 100 रुपए लेने हैं। ठीक है, बट अगर मैं टोटल देखूं तो वैसे बैठ रहे हैं 90 रुपए, तो वो मैच नहीं हो रहा ना, तो वो हमारे लिए जरूरी है उसको समझना, जानना। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमें जो है ट्रांजैक्शंस के बारे में समझना जो है जरूरी है कि ट्रांजैक्शन जो है वर्क कैसे करती है। तो अब लाइक इंडिविजुअल कस्टमर और सप्लायर जो होते हैं वो जर्नल लेजर नहीं होते, वो मेरे डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होते। हमें ये बात भी पता होनी चाहिए। बट हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि इसकी सेल्स एंड लाइक जो मेरा सेल्स मॉड्यूल और परचेज मॉड्यूल होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं। ठीक है, तो कोई भी उससे रिलेटेड इनवॉइसेस होंगे वो अपने आप ही उसमें प्रोसेस होके चले जाएंगे। हम ये बात मान के चलते हैं, जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा,
मैम आपने ना अभी थोड़ी देर पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में बात की थी, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में और डिटेलिंग कीजिए। देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं जो कि लाइक मनीटरी वैल्यू वाली होती हैं, एंड उनको मैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करके चलती हूँ। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, सेल, मैंने गुड्स या दी या सर्विस दी। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सपोज करो पढ़ाने के बदले, पढ़ाना ही सर्विस, तो पढ़ाने के बदले मैं आपसे पैसे ले रही हूँ, तो चाहे वे मैं उधारी में चल रही हूँ, चाहे मैं उसी टाइम कर रही हूँ, दिस इज माय सेल ट्रांजैक्शन। ठीक है। ऐसे ही फिर मेरे पास क्या होती है, परचेज ट्रांजैक्शन भी होती है। परचेज क्या होता है कि मैंने कुछ जो है खरीदा, वो क्या हो गया, मेरा परचेज की ट्रांजैक्शन होगी। नाउ कमिंग बैक टू द थिंग कि सपोज करो कि मैंने आपको कुछ बेचा और वो आपको पसंद नहीं आया और आपको उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। ठीक है, पैसे वापस चाहिए, आप मुझे कह रहे हो मैम मेरे पैसे वापस करो, तो दैट इज अ सेल रिटर्न। मैंने सेल किया था और वो पैसे वापस आ रहे हैं, सो दैट इज अ सेल ट्रांजेक्शन। नाउ अब परचेज रिटर्न, अब हो सकता है कि मैं भी कुछ खरीद के आई थी और मुझे नहीं अच्छा लगा, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न में भी नहीं चाहिए था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी XYZ रीजन हो सकते हैं। तो ये परचेज रिटर्न की वैल्यू जो होती है, परचेज के अगेंस्ट नेट ऑफ भी हो सकती है और अलग से भी कर सकते हैं। हम ऐसे करके चल सकते हैं, अलग से रिकॉर्ड करके दिखाओ, बट ये सब नेट ऑफ करें तो ज्यादा बेटर है। अब जब जाती है पेमेंट, तो क्या होगा, पेमेंट को भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि पैसा जा रहा है थर्ड पार्टी को, तो हम पेमेंट करते हैं। एंड देन वी हैव अ रिसिप्ट। अगर जब मेरे पास पैसे आते हैं थर्ड पार्टी से, तो उसको मैं क्या बोल के चलती हूँ, इट्स एज अ रिसिप्ट ऑफ मनी। ठीक है, बिजनेस में जब पैसा आया तो उसको मैं क्या लेके चलूंगी, रिसिप्ट लेके चलूंगी। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि कोई भी लाइक जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, एंड उसी के बेस पे जो है मैं उसको रिकॉर्ड करके चलूंगी। ठीक है, तो सेल्स ट्रांजेक्शन होगी, उसको मैं कैसे करती हूँ, इनवॉइस की हेल्प से जो है उसको रिकॉर्ड करके चलती हूँ। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि बुक कीपर क्या करता है, रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, हमारे लिए एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं और ये हमें एविडेंस देते हैं। कोटेशन मींस कि सेलर देगा किसको देगा, बायर को देगा, जिसमें क्या होती है, डिटेल्स होती हैं कि अच्छा आपने अगर मुझसे 10 चीजें मांगी हैं, तो यस ये ऐसे ऐसे वर्थ की हैं, तो उसमें प्रॉपर डिटेलिंग होगी, पता चलेगा कि कौन सी गुड्स क्या है। कोटेशन से क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, परचेज प्राइस सब कुछ पता चलता है। ठीक है। परचेज ऑर्डर कौन देगा, बायर देगा, किसको देगा, सेलर को देगा। ठीक है, इसमें सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस, उसका रेफरेंस नंबर, कितनी गुड्स चाहिए, कब चाहिए, ये सब कुछ हम जो है डिटेल में लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें बिजनेस वाले चाहें तो उसमें अपनी टर्म्स वगैरह भी लिख सकते हैं कि अच्छा ऐसे करेंगे, पेमेंट ऐसे करेंगे, एंड ये पर्सन है यही ऑर्डर करेगा तो आप मानना, कुछ ऐसी बेसिक सी बातें जो है हम उसमें रिकॉर्ड करके चलते हैं। सेल्स ऑर्डर इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करने का, जैसे ही वो ऑर्डर आता है उसके बाद। एंड सेल्स ऑर्डर में क्या होते हैं, कस्टमर के नेम्स, एड्रेस, क्वांटिटी, क्या गुड्स कब डिलीवर करेंगे, क्या टर्म्स हैं, वो सारी बातें जो है उसमें रिकॉर्डेड जो है होती हैं। डिलीवरी नोट्स, डिस्पैच नोट एज अ प्रूफ। ठीक है, एक प्रूफ की तरह काम करते हैं कि गुड्स डिलीवर हो गई हैं, इतनी गुड्स पहुंची हैं, ताकि इससे क्या होगा, सप्लायर जो है लाइक मैच भी कर सकता है कल को कि हमने तो इतनी गुड्स बेची थी, इतनी गुड्स का हमें जो है लाइक जो है पैसे चाहिए। ठीक है, गुड्स डिस्पैच नोट में बिजनेस का नेम, एड्रेस, क्वांटिटी वगैरह होती है। तो मैंने आपको गुड्स दी हैं तो आपको गुड्स मिली हैं, तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, कस्टमर बनाते हैं टू मेक श्योर दैट कि सब कुछ जो है हमने रिसीव कर लिया है, एंड GRN लाइक डिस्क्राइब्स अबाउट द क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। तो ये सारी डिटेलिंग जो है उसमें होती है। कस्टमर सेल्स इनवॉइस है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि लाइक जो कि हम कस्टमर्स को देते हैं, जिसमें कि डिटेल्स होती हैं कस्टमर्स की, लाइक एंड डिटेल्स में डेट्स, क्वांटिटी, प्राइस, ये सब कुछ उसमें अवेलेबल होता है। सेल्स इनवॉइस में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, सेल्स इनवॉइस में डिटेल्स एंड परचेज, सप्लायर का इनवॉइस, परचेज इनवॉइस मतलब कि लाइक सप्लायर से मिलता है एंड इसमें मिलती है कि हाँ जी हमने ये गुड्स जो है परचेज किए, तो ये उनका उनके रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट होता है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट में आपको ऑलरेडी बता चुकी, तो ये आपको इनमें डिफरेंस जो है पक्का पक्का वाला पता होना चाहिए। ना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या है, सप्लायर ना कस्टमर को देता है सारी की सारी ट्रांजैक्शन, जैसे कि आप मेरे सप्लायर हो एंड आई एम योर बायर,
तो इसमें ना सारी की सारी डिटेलिंग होती है कि मैंने आपसे कब-कब क्या-क्या जो है खरीदा है, कब गुड्स पहुँची हैं एंड कितने का पैसा आ चुका है, कितना का पैसा देना है, जिसमें सारी डिटेलिंग होगी। सो दैट वी कैन रिकंसाइल कि आपका पैसा कितना पेंडिंग था एंड और पैसा कितना जो है देना है। सो ऐसी-सी कुछ बातें जो है उसमें डिटेल में जो है अवेलेबल होती हैं। ठीक है? तो ये क्या है लाइक रिकंसिलिएशन करने के लिए इसका मेन डॉक्यूमेंट्स में से जो मैं इसको मान सकती हूँ। सो यू कैन हैव अ लुक गाइस। नाउ देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट को मैं खुद से बना भी सकती हूँ, उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी इशू किया जा सकता है, कंसीडरिंग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। तो हम जो है इसको अलग से बना के चलेंगे। मूविंग हेड। मैम ये जर्नल लेजर बनाते क्यों हैं? हमें पता है बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए है, हमें पता है। तो उस वाले केस में हम जो है लाइक ये जर्नल लेजर बनाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हर एक बात के लेकिन उसमें आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि उसको रिकॉर्ड करने में टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, तो हम वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जीएल जो है बना के चलते हैं ताकि समराइजेशन हो जाए। ठीक है, ताकि हम जो है समराइजेशन में कर सकें एंड इससे हमारी डबल एंट्री जो है चल के चलती है। जर्नल लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं, एसेट का, लायबिलिटी का, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें होती हैं एंड जर्नल लेजर में इंडिविजुअल लेजर के अकाउंट्स भी होते हैं जो कि बिजनेस यूज करते हैं। नाउ हियर वी हैव अ टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स यहाँ पर देखिए जो भी जर्नल लेजर अकाउंट्स होते हैं ना हमारे टी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, टी शेप मींस कि यहाँ पर क्या होता है, एक साइड हमारी डेबिट होगी एंड दूसरी साइड हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, डेबिट इज लेफ्ट एंड क्रेडिट इज राइट। सो बेसिकली लाइक इट लुक्स लाइक दिस। किसी भी लाइक जैसे सपोज करो आप कैश का बना रहे हो, यहाँ पर नैरेटिव है, डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर अमाउंट होता है, डेट होता है। सो आपको बनाना नहीं है बट आपको पता होना चाहिए एंड दिस इज द बेसिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड। मैम मेन जर्नल लेजर अकाउंट्स तो बताइए। सो मेन जर्नल लेजर कौन कौन से होते हैं, देखिए दो ब्रॉड ग्रुप्स होते हैं अगर मुझे समझने हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी एसओएफपी। एसओएफपी में क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें कि एसेट लायबिलिटी कैपिटल होते हैं, जैसे कि बैंक, कैश, रिसीवेबल, मशीनरी, इन्वेंट्री, कैपिटल, ये सारे जो होते हैं वो चीजें होते हैं जो कि एक साल से नेक्स्ट ईयर तक जो है कंटिन्यू रहते हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि वो चीजें हैं जो कि एक साल से दूसरे साल में कंटिन्यू रहने वाले हैं। मैं ये लिख भी देती हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी क्या-क्या चीज़ें, जैसे कि एसेट्स में बैंक, कैश, मशीनरी, इन्वेंटरी, रिसीवेबल हो गए, इनमें हमारे पास क्या होता है? लाइक एसेट्स अकाउंट है, ठीक है? तो अगर मैं एसेट्स के लिए अगर मैं यहाँ पर एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, ये 3 तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर मेरे को अपना जो रूल समझना है, रूल यहाँ पर कौन-सा बैठता है? अपने 3 गोल्डन रूल्स हैं, तो डेबिट इंक्रीज़ करता है एसेट को एंड क्रेडिट क्या करता है? डिक्रीज़ करता है एसेट को। तो बेसिक की कैटेगरी में मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना? जैसे कि मैंने आपको रिसीवेबल्स वगैरह बोले हैं। तो रिसीवेबल क्या है? एक एसेट लेजर है जो कि मेरे जैसे सपोज़ करो अगर मैंने क्रेडिट सेल्स की है, ठीक है? क्रेडिट सेल्स के केस में हम क्या करते हैं? रिसीवेबल करते हैं। मैंने आपको उधारी पे सेल कर दी बट पैसे अभी आए नहीं है बट फ्यूचर में आएँगे। तो क्रेडिट सेल से मेरा ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस जो है बढ़ गया बट पेमेंट जो है क्रेडिट कस्टमर जब आएगी तब वो ये बैलेंस जो है कम हो जाएगा। ऐसे ही कैश एंड बैंक बैलेंस है, ये एसेट का लेजर अकाउंट है जिसमें कि कैश की मूवमेंट होती है, डेबिट एंट्री लाइक कैश बैंक में आएगी तो वो बैलेंस बढ़ेगा, तो वही जो मैंने आपको रूल बता दिया वही है। जो ट्रेड पेबल है दिस इज माय लायबिलिटी अकाउंट। तो ट्रेड पेबल्स हो गया, बैंक लोन हो गया, एक्रूड एक्सपेंसेस हो गए। तो अगर मैं लायबिलिटी के केसेस में बात करूं ना तो वहां पर मेरा रूल क्या चलता है मैम लायबिलिटी के केस में, तो क्रेडिट जब होगा तो उससे मेरी लायबिलिटी जो है इंक्रीज होगी और डेबिट जो होगा उससे मेरी लायबिलिटी जो है डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पर चलता है उल्टा रूल। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मैंने कोई गुड जो है क्रेडिट पे खरीदी है तो अमाउंट ओ टू सप्लायर जो इंक्रीज होने वाली है तो मेरे ट्रेड पेबल जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो आपको यही समझना है, एसेट लाइक वांट डेबिट टू बी इंक्रीज इन लायबिलिटी वांट क्रेडिट टू बी इंक्रीज। सो
ये हमारी बेसिक है चीजें कि लाइक कब एसेट बढ़ता है, कब लायबिलिटी बढ़ती है। तो ये बेसिक सी बात जो है आप सबको ऑलरेडी पता भी है और ये पता होनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट रूल्स व्हेन इट कम्स टू द अकाउंट्स। ठीक है जी। मैम फिर उसके बाद का बताइए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर हमारे पास आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स तो ये मेरे कहाँ पर होते हैं? पी एंड एल वाले, एसओ पी एंड एल वाले पार्ट के होते हैं। तो एसओ पी एंड एल फैमिली से होते हैं मेरे इनकम एंड एक्सपेंस। बेसिकली ये अकाउंट्स क्या बताते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है, ये आगे आगे कंटिन्यू होने वाले नहीं है। जैसे कि एसेट पिछले साल का एसेट इस साल भी आएगा। अब पिछले साल का प्रॉफिट हम इस साल नहीं करते, उसको रिटेन्ड अर्निंग में ऐड करके जरूर डाल देते हैं इक्विटी पोर्शन पे, बट आगे आगे उसके अकाउंट नहीं बनते। तो इनकम की एग्जांपल में सेल्स हो गया, कमीशन हो गया, रेंटल इनकम होगी, वो सारे क्या इनकम है। बट एक्सपेंस की एग्जांपल में देखो, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, परचेजेस होगी, वो क्या होगी? मेरी एक्सपेंसेस की एग्जांपल होगी। अब इनकम के केसेस में रूल देखो, जैसे कि सेल है, इनकम है, तो इनकम का रूल क्या चलेगा जी? ये समझते हैं इनकम को लेके हमारा रूल क्या होगा। क्रेडिट होगा तो इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि एबीसी ने कोई सेल कर दी 10,000 की, तो सेल क्या है? मेरी क्रेडिट होगी। एक्सपेंस भी आएगा फिर आगे। ठीक है, तो एक्सपेंस को लेके क्या रूल होने वाला है? एक्सपेंस मीन्स खर्चा, तो एक्सपेंस को लेके क्या आएगा? डेबिट विल इंक्रीज द एक्सपेंस। ये हमें समझना है। जैसे कि अगर मैंने रेंट दे दिया 2,000 का, तो डेबिट रेंट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये ऐसे चलेगा। मुझे रूल्स पता होने चाहिए। एंड एक्सपेंस लेजर जो होता है खर्चे का अकाउंट होता है, एंड दैट्स व्हाई मेरा वो जर्नल एंट्री के जो रूल्स होते हैं, 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। तो डेबिट से मेरा डेबिट क्या होगा? मेरा इंक्रीज होगा एक्सपेंस एंड डिक्रीज होगा इनकम। एंड क्रेडिट होगा तो इनकम जो बढ़ेगा, एंड डिक्रीज होगा तो एक्सपेंस जो है कम होगा। ठीक है, क्रेडिट में। अब इनके लिए आपको याद होगा, हमने प्रीवियस क्लास में भी एक बात की थी। अगर यहाँ पर चलो तो यहाँ पर मेरे पास चलता है DEAD क्लिक रूल। ठीक है, डेट क्लिक रूल चलता है, आपको पता होगा। सो यस, अब उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ू, लेजर को मुझे क्या करना होता है? बैलेंस भी तो करना होता है ना। लेजर को हम क्या करेंगे? बैलेंस भी करेंगे। तो बैलेंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो देखिए, सबसे पहले हमारा दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि मैं ये देखूंगी मेरा डबल एंट्री प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तो दैट्स व्हाई बैलेंसिंग जो है ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंट्स को कभी भी बैलेंस आप कर सकते हो, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं? हर एक महीने के एंड में करते हैं। जर्नल अकाउंट्स के बैलेंस जो होंगे, बैलेंस किए जाएंगे ईयर एंड पे, टाइम पे, रिपोर्टिंग पीरियड से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले। क्योंकि जब इनका टोटल नहीं आया तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली लाइक फिर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी प्रॉपर सी जो है नहीं बन पाएंगे। तो अब मैम अगर हमें लेजर क्लोज करना हो तो क्या करना होगा? सो किस किस को पता है कि हाँ जी, हम अगर लेजर जो है क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हाँ जी, कैसे कैसे करते हैं उसको? तो सबसे पहले ना आप डेबिट साइड का टोटल करोगे, ठीक है? डेबिट साइड करोगे, टोटल करोगे, क्रेडिट साइड का करोगे टोटल। तो ये आपके लेजर बने हुए हैं, ठीक है? दिस इज़ योर लेजर, ये आपका लेजर है। इसका टोटल किया, इसका टोटल किया। जो साइड लार्जर है, सपोज करो ये साइड लार्जर है, तो मैंने इसमें इसको दोनों में डाल दिया। एंड फिर जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो यहाँ पर आएगी, सो दैट कि ये दोनों मैच हो जाए। एक किस्म का तराजू है, तराजू में हमें बैलेंस करके डालना है, जो कम है उसमें डाल दो। तभी तो ये एक किस्म का देखा जाए वो वैसी ही शेप में है, अगर इसको ऐसे समझो तो। So yes, if the sum of debit exceed the sum of credit, the balancing figure is a debit balance. So this is brought down on the account's debit side. Brought down लेके आए हैं, देख लीजिए. So if the sum of the credit exceed the debit side, so the balancing figure is the credit balance, and this is brought down on the credit side of the account. अब ये दिखने में कुछ ऐसे लगता है brought down कह रहे हैं, तो brought down means यहाँ पर लेके आए हैं. ठीक है, तो ये हम टोटल कर लेते होते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ द अकाउंट्स लुक लाइक। तो जोन सी साइड कम होती है वहां पर डाल के अगला साल नीचे ब्राउन डाउन करके लेके आओ। तो लेजर को क्लोज करना है तो हम क्या करते हैं? देखिए, हमने टोटल किया यहाँ पर 2,000, वहां पर 1180। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम वाली साइड में डालेंगे और अगले साल उसी के नीचे ब्रॉड डाउन होके आ जाएगा, यानी कि अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन के आ जाएगा। नाउ बहुत ही अच्छा एक लाइक पॉइंट आता है कि एप्लीकेशन ऑफ लेजर क्लोज ऑफ। जो मेरे लेजर अकाउंट होते हैं बच्चों, ठीक है, ये इनको ही हम अपनी बैलेंस शीट्स बनाने में यूज करते हैं, हमें पता है।
एंड जो बैलेंस शीट वाले लेजर हैं उनका सिस्टम जो है अलग चलता है एज कम्पेयर टू मेरे P&L वालों का। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ बैलेंस शीट वाले जो लेजर्स होते हैं वो आगे आगे होके आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर, बट P&L वाले केसेस में हमारे पास ऐसा नहीं चलता है। सो लाइक एप्लीकेशन जाने से पहले हम एक बात समझेंगे कि हमारे ब्रॉड डाउन एंड कैरी डाउन, वैसे आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको पता भी है, बट मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स का बेसिक्स जो है क्लियर नहीं है। तो बैलेंस कैरिड डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ये ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया था। सो अगर मैं बात करूं, ये ना कंफ्यूजिंग लगता है बट एक्चुअली बहुत सिंपल है। अगर है हमारा बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन है मींस कि बैलेंस कैरी डाउन है। ये बैलेंस मैं नीचे लेके जा रही हूँ, नीचे लेके जा रही हूँ ताकि मैं करंट पीरियड को क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, इस पीरियड को क्लोज करने के लिए। और अगर मैं बात कर रही हूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन की, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आई एम बैलेंसिंग द ब्रॉट डाउन बैलेंस। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट पीरियड। तो ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कंफ्यूजिंग रहती है, तो इसीलिए आई थॉट कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कौन से बैलेंसेस हैं एंड आप इसको कैसे लेके आते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि देखिए लेजर की क्लोजिंग की बात आ रही है, मैम एसेट जो है कैरी फॉरवर्ड होते हैं बट इनकम एक्सपेंस नहीं होते। जैसे सिंपल सी बात है, आपके पास बैंक है, बैंक में पैसे हैं 10,000 है एंड आपके पास लाइक ये 31 दिसंबर को है। क्या 1 जनवरी को आते सार आपकी पॉकेट से पैसे चले जाएंगे? सो दैट्स व्हाई वी कैरी फॉरवर्ड। सपोज करो कि आपने 2025 में कोई सेल की थी, वो सेल उसी साल से रिलेटेड थी ना, वो 2026 में थोड़ा ना आएगी। तो दैट्स व्हाई वी आर क्लोजिंग दैट अकाउंट, वी आर क्लोजिंग दैट लाइक ईयर है। तो हम यही करते हैं। नाउ एप्लीकेशन जर्नल लेजर अकाउंट में कुछ बैलेंसेस होते हैं जो कि हम प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। एसओएफई के बैलेंस, ये कि एसेट लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट होते हैं एंड इनके क्लोजिंग बैलेंस जो होते हैं नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। एंड लेजर अकाउंट बैलेंस कैरी डाउन एंड ब्रॉट डाउन दिखाते हैं, जैसे कि बैंक की एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई। ठीक, अब जो एसओपीएन के एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि इनकम और एक्सपेंस, एक बार कमाया हुआ तो इससे मैं क्या करती हूँ, प्रॉफिट आया, ठीक है, तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे प्रॉफिट आएगा और वो मेरे नेक्स्ट ईयर के कैपिटल में जरूर ऐड हो जाता है। हम यही करते हैं। तो यस, इसको ये लेजर जो है रेफरेंस लेता है P&L के, बट ये कैरी डाउन होके नेक्स्ट ईयर में नहीं आता है। ये बात हमें समझ में रखनी है। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस नहीं आएगा यहाँ पर, एक साल का प्रॉफिट अगले साल में ट्रांसफर होके नहीं आएगा। अब ये बात तो हमने बेसिक समझ लिया एंड लाइक लेजर में क्या आएगा, बैंक रिसीवेबल ऐसे वाले अकाउंट जो है आते हैं। अब आपको कुछ और बेसिक सी बात है जो कि आपको समझ के रखनी है। वो क्या है? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को लेके। देखिए एसएससी का एफए एफएफए के पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या समझना है, मॉडर्नाइज अकाउंटिंग सिस्टम में हमारा सिस्टम का प्रोसेस कैसे चलता है। कोई भी जो भी डाटा होता है, ठीक है, वो कैसे आएगा, सोर्स से, या फिर जिसको मैं क्या बोलूंगी, इनपुट बोलूंगी। वो सोर्स या इनपुट है, वो डेटा जो आगे आया वो प्रोसेस हुआ एंड फिर कल को वो प्रोसेस होने के बाद वो कहां पर बना, वो आउटपुट की फॉर्म में बन के आया। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करो एक कस्टमर है, उसने गुड्स खरीदी 1,000 रुपए की, सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन आई इनवॉइस से एंड वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई एंड वो ट्रांजैक्शन डबल एंट्री में होके आई एंड फिर वहां से बनी रिपोर्ट्स। तो सोर्स डॉक्यूमेंट से इनपुट हुआ, फिर प्रोसेसिंग हुआ, फिर लेजर बना, फिर आउटपुट आया एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट जो है बने। ये प्रोसेस चलता है। अब अगर मैं यहीं पे बात करूं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में, देखिए अब आज की डेट में कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन मैनुअली इन पेपर बुक, बिजनेस क्या करता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करता है, जैसे कि अकाउंटिंग पैकेज, ईआरपी सिस्टम को। ठीक है, तो बुक कीपर क्या करता है, इंफॉर्मेशन सोर्स डॉक्यूमेंट से आई हुई, कंप्यूटर क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करेगा, फिर उसके ऊपर डबल एंट्री अप्लाई करेगा, फिर उसमें अपडेट करेगा रेलेवेंट अकाउंट्स में एंड उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा फ्यूचर पर्पस के लिए और फिर उसी से ही रिपोर्ट बन के आएगी। अब जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके सामने एक लाइक बात करूं, हमारे पास क्या होता है, एक पर्सन है एबीसी कंपनी, लाइक एबीसी कंपनी की बात करो, एबीसी कंपनी ने गुड्स बेची जोन को,
ठीक है, 2000 की बेची क्रेडिट पे। बुक कीपर वो सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड करता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिकॉर्ड कर देगा कि रिसीवेबल टू सेल्स। अकाउंटेंट को मैनुअली ये एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है आज की डेट में। सो दिस इज द डिफरेंस, अगर मैं मैनुअल बेसिस पे करूं और कंप्यूटराइज बेसिस में करूं, तो आज की डेट में ये डिफरेंस हमारे पास जो है आ जाएंगे। अब इनपुट प्रोसेस एंड आउटसोर्सिंग, ठीक है, लाइक आउटसोर्सिंग कह रही हो, लाइक आउटपुट। तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं। तो इनपुट क्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनपुट मींस कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग सिस्टम में आती है, एंड ये कहां से आती है, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट से आती है। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट की अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो क्या होगा, जैसे कि इनवॉइस, सेल, परचेज, इनवॉइस, यहां से डेटा आया, रिसिप्ट से आया। तो ये क्या है, हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है। जैसे कि परचेज ऑर्डर हो गया, तो ये क्या है, हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है। परचेज इनवॉइस ऑफ 5000 इज एंटर इनटू द सिस्टम, ये क्या है, मेरे लिए इनपुट है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग क्या है कि यस कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट को यूज करता है एंड रिकॉर्ड करता है इसको एप्रोप्रिएट अकाउंट में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ परचेज किया, ठीक है, मैंने किया परचेज 5000 का, सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा परचेजेस टू पेएबल। तो रेलेवेंट लेजर अकाउंट जो होगा अपने आप ही अपडेट उसमें होके चला जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ आउटपुट, आउटपुट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो भी जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो प्रोड्यूस होके आती है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक सप्लायर का बैलेंस, इसको भी मैं क्या बोल सकती हूँ, आउटपुट की फॉर्म में बोल सकती हूँ। एंड उसके अलावा मैं और क्या बोल सकती हूँ, कस्टमर की स्टेटमेंट्स, ये क्या है, ये सारे मेरे आउटपुट हैं। तो इनपुट मींस पुट इंफॉर्मेशन इन, प्रोसेसिंग मींस सिस्टम वर्क ऑन इट, एंड आउटपुट मींस की इंफॉर्मेशन जो कि आ रही है, यही हमें समझना है। नाउ अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं। देखिए, एक कंप्यूटराइज टिपिकल सिस्टम जो होगा ना, उसमें सेवरल मॉड्यूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेबल, ये अलग अलग काम करते हैं। तो एक लार्ज अकाउंटिंग सिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम डिवाइड करते हैं। थिंक इट्स लाइक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट्स, ऐसा ही आप समझ सकते हो। अब हमारे पास जो ये इंफॉर्मेशन होती है ना, वो इंटीग्रेटेड भी हो सकती है बाकी मैनेजमेंट के मॉड्यूल के साथ, ताकि ट्रांजैक्शन ट्रायल जो है अपडेट हो जाए। वो कैसे होती है, पहले तो हम इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटीग्रेशन मतलब कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम आर कनेक्टेड और वो ऑटोमेटिकली अपनी इंफॉर्मेशन जो है शेयर करें। जैसे कि सपोज करो एबीसी कंपनी ने 10 यूनिट किसी प्रोडक्ट के जो है बेचे हैं, तो सेल्स मॉड्यूल उसको रिकॉर्ड करेगा एंड एट द सेम टाइम सिस्टम क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा सेल को। इससे रिसीवेबल बढ़ जाएंगे, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, सेल्स इनकम बढ़ जाएगी, मेरी इन्वेंट्री कम हो जाएगी और मेरे इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो है अपने आप अपडेट हो जाएंगे। तो सेम ट्रांजेक्शन अपडेट हो रही है मल्टीपल पार्ट ऑफ द सिस्टम में एक ही बार में। ठीक है, तो यही है। इसकी अगर एक और एग्जांपल दूं कि अगर मैंने सपोज करो 5000 की गुड्स क्रेडिट में दी है, तो सेल्स मॉड्यूल उसको प्रोसेस कर लेगा, सेल इनवॉइस को ऑटोमेटिकली जर्नल लेजर में एंट्री क्या जाएगी, रिसीवेबल टू सेल्स। इन्वेंट्री की क्वांटिटी अपने आप ही कम हो जाएगी क्योंकि मैंने सेल कर दिया। कस्टमर का अकाउंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्योंकि रिसीवेबल है अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो एक ट्रांजेक्शन ने अपने आप ही बहुत सारी ट्रांजेक्शन को अपने आप ही अपडेट कर लिया। तो ये क्या है, सेल्स को लेके। ऐसे ही हमारी परचेज के लेके मैं बात करूं कि अगर सपोज करो मैंने कोई गुड्स खरीदी है 8000 की क्रेडिट पे, परचेज इनवॉइस हमने पुट कर दिया, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा परचेज को, इन्वेंट्री को, पेबल्स को, सप्लायर को, जीएल को। अपने आप ही एंट्री पास ऑन हो जाएगी परचेजेस टू पेएबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर बोलूंगी परचेजेस टू पेएबल, अपने आप ही जो है मेरी एंट्री जो है पास ऑन होके हो जाएगी। अब लेकिन यही जो है पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम में करने की बात है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे पास होता है बैकअप। देखिए, सिस्टम को भी, कोई भी कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें बैकअप अवेलेबल हो। मैम बैकअप क्यों चाहिए, देखिए बिकॉज हम जानते हैं कि डाटा आज की डेट में मेरे पास है, मे बी फ्यूचर में वो लॉस्ट हो गया, मे बी वो करप्ट हो गया, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, डिलीशन हो गया, साइबर अटैक हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया, हार्डवेयर डैमेज हो गया। तो बैकअप से क्या होगा, बिजनेस जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकवर कर पाएगा। तो यस, बैकअप विल गिव यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेटा लॉस। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है हमारी ऑथराइजेशन की। ऑथराइजेशन क्या होती है, देखिए हर एक को अलाउ नहीं होना चाहिए कि आप एंटर करो फिर अप्रूव करो ट्रांजेक्शन को।
सिस्टम क्या कर सकता है, पासवर्ड, पिन, सिक्योरिटी टोकन, ऑथराइजेशन, एप्लीकेशन एप्स या फिर एक्सेस कंट्रोल्स के ऊपर जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर अबव सर्टेन अमाउंट विल रिक्वायर मैनेजरल अप्रूवल। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, सिस्टम में लॉगिन करेगा और ऑथराइज कर देगा उस ट्रांजेक्शन को। तो इससे होगा क्या, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन से हमारा जो जो होगा, हम जो है बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। अब कहीं ना यहाँ पर हमारे पास आती है ऑडिट, ट्रायल और चेंज लॉग को लेके बात। देखिए सिस्टम क्या करता है, रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकता है एंड जो भी ट्रांजैक्शन को लेके हुए हैं, जैसे सपोज करो एक ओरिजिनल इनवॉइस है 10,000 का, किसी ने उसको सपोज करो 12,000 का कर दिया। तो बेसिकली क्या करता है, ऑडिट ट्रायल मीन्स कि उसके पास ना रिकॉर्ड रहेगा कि ये अमेंड तो हो गया, बट उसका लॉग भी रहेगा कि कब कब वो ट्रांजेक्शन हुई। थिंक लाइक अ गूगल शीट, उसमें भी तो ये होता है कि कब किसी ने ओपन किया था, कौन कौन उस शीट को देख रहा है। तो ये कौन उसको यूज कर रहा है, कौन कब चेंज हुआ था, कब ये चेंज हुआ था, तो ऑडिट ट्रायल होगा, चेंज लॉग रहेगा एंड ये फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करने के लिए जरूरी है। नाउ अब जब हमारे एरर्स को लेके बात होगी, तो एरर्स में क्या है, ठीक है, तो कंप्यूटराइज सिस्टम क्या कर सकता है, कुछ ट्रांजैक्शन को चेंज कर सकता है, रिड्यूस सर्टेन टाइप्स, जैसे कि एरर की कैलकुलेशन, डेटा एंट्री एरर्स, ओमिशन, डुप्लीकेशन। तो अगर सपोज करो एक कस्टमर को मैंने सिलेक्ट किया, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रिट्रीव कर लेगा। क्या करेगा, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का एड्रेस क्या है, क्रेडिट टर्म क्या है, टैक्स की डिटेल क्या है। इससे क्या होगा, मैनुअल वर्क कम हो जाएगा। बट आपको याद रखना है कि कंप्यूटर सारे के सारे एरर्स नहीं वो कर सकता है। अगर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर होगी तो सिस्टम क्या करेगा, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेगा। दैट मींस गार्बेज अगर आप इन करोगे तो गार्बेज ही आएगा। बात तो यही है, जो लोगे वही होगा। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी यहाँ पर चलती है। अब यहाँ पर एक और बात आती है रियल टाइम रिपोर्ट्स को लेके। कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, जल्दी जल्दी रिपोर्ट बना के देता है। जैसे सपोज करो मैनेजमेंट इमीडिएटली आज की सेल्स, आज के आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, ओवरड्यू कस्टमर, इन्वेंट्री लेवल्स, इन सब के बारे में जानना चाहती है तो वो पता चल जाएगा। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट जो है क्विकली डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में जा सकते हैं। तो अगर मैं आउटपुट रिपोर्ट की एग्जांपल की बात करूं रिसीवेबल लेजर सिस्टम से, तो वो क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो वहां से मेरे पास आएगा कस्टमर की इनवॉइस की डिटेल, कि कस्टमर, सपोज करो कि कस्टमर को कितना चार्ज किया है, कस्टमर की स्टेटमेंट की, अच्छा कितने आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, रिसीवेबल की एजिंग रिपोर्ट की, कितना टाइम पीरियड हो गया हमने पैसे नहीं आए, तो हम ये समझ के चलेंगे। अब रिसीवेबल लेजर एजिंग रिपोर्ट क्या होती है, जैसे सपोज करो कि एक करंट कस्टमर है, उसने 10,000 देने हैं, 30 दिन वाला कोई कस्टमर है उसने 5 देने हैं, 60 दिन वाला है उसने 3,000 देने हैं, 90 दिन वाला है उसने 2 देने हैं। तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है, इससे अपने पुराने पुराने डेट्स के ऊपर फोकस कर सकती है एंड वो इससे समझ पाएगी कि किससे पैसे नहीं आने। तो आउटस्टैंडिंग सप्लायर बैलेंस से हम ये देख सकते हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग बैलेंस से हम ये देख सकते हैं, आउटपुट रिपोर्ट्स पेबल की है, और अगर मैं वो इसकी देखूं ट्रेड रिसीवेबल एजिंग की, कि जितना पुराना उतने पैसे आने में मुश्किल। ठीक है, जितना पुराना उतना मनी आने में डिफिकल्टी है, ये हमें पता होना चाहिए। सो सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट है, इससे लाइक हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट, कस्टमर, रीजन, सेल्स पर्सन, पीरियड, इस सब के बारे में डिटेल्स मिलती है। अच्छा, अब अगर पेबल सिस्टम की रिपोर्ट्स की बात करूं तो देखिए आउटस्टैंडिंग सप्लायर का बैलेंस पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर किसी के मेरे पैसे देने हैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा ना मैंने किसके पैसे देने हैं, कौन सा सप्लायर, किस प्रोडक्ट के, किस डिपार्टमेंट के पैसे देने रहते हैं, कब देने हैं, ये हमारे पास सारी डिटेलिंग आ जाएगी। तो दिस इज व्हाट वी कैन लाइक फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, की कब किसके पैसे देने हैं। उससे होगा क्या कि डिले नहीं होगा, हम टाइमली पैसे दे पाएंगे और फिर हमारा रिलेशन अच्छा बना रहेगा। बहुत बार क्या होता है कि मैनुअल चीजें और हमसे छूट सकती हैं, तो अगर लाइक मैनुअल नहीं होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा, तो हमें जो है वो याद रहेगा एंड वी कैन कीप ट्रैक ऑन दैट। तो ये हम कर सकते हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, डेस्कटॉप और क्लाउड अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। डेस्कटॉप अकाउंटिंग मतलब कि सॉफ्टवेयर को ना आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, होस्टेड, होस्टेड मींस इंस्टॉल्ड। ठीक है, इसको इंस्टॉल किया गया आपके खुद के कंप्यूटर में। इट्स जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर सिटिंग ऑन योर कंप्यूटर। तो जैसे कि अकाउंटेंट ने इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर को ऑफलाइन पीसी में। अब ऐसे मेरे पास क्या होता है, क्लाउड अकाउंटिंग होता है। क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है,
ऑनलाइन है एंड वो कौन करता है? सर्विस प्रोवाइडर करता है। इट्स जस्ट लाइक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑन द इंटरनेट। ठीक, सो आप इसको लाइक एक्सेस करोगे ऑन द इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से। अब आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप और क्लाउड में अगर कंपैरिजन करना हो, हम कैसे कर सकते हैं? लोकेशन के वाइज, अब देखिए डेस्कटॉप होता है आपके कंप्यूटर में ही होगा, क्लाउड वाला क्या होगा? ऑनलाइन रिमोट एक्सेस में होगा, सर्वर में होगा। अगर मैं बात करूं डेस्कटॉप में, हमें इंटरनेट बेसिक एक्सेस के लिए तो नहीं चाहिए, क्लाउड में तो हमें चाहिए चाहिए, हमें भी पता है क्लाउड से डेटा लेने के लिए। अगर मैं यूजर्स की बात करूं तो डेस्कटॉप की लिमिटेड है, बट क्लाउड में एक टाइम पे मल्टीपल यूजर उसको यूज कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस डेस्कटॉप का नहीं मिलेगा, बट इसको डेस्कटॉप से अपना वो मत समझना पीसी, इट कुड बी योर लैपटॉप एज वेल, लाइक होम इनबिल्ट। तो बट क्लाउड में हमारे पास इजीली एक्सेस रहेगा ना, रिमोट एक्सेस। एंड अपडेट हमें डेस्कटॉप में मैनुअली करने पड़ेंगे, बट वहां पर ऑटोमेटिक होता रहेगा। हम जो है डेस्कटॉप में मैनुअल बैकअप लेंगे, बट वहां पर ऑटोमेटिक होगा। पेमेंट में भी हम एक बार करें, बट क्लाउड में हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड चल सकते हैं, जब जरूरत है, जितनी जरूरत है, कम ज्यादा कर सकते हो। इंस्टॉलेशन डेस्कटॉप में हमें चाहिए होती है, बट क्लाउड में हमें लोकल इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। बट डेस्कटॉप की अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी, ये लोकल कंप्यूटर के कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है, लोकल कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करती है, बट क्लाउड की सिक्योरिटी सिस्टम क्लाउड प्रोवाइडर ही हमें देता है। डेस्कटॉप में कोलैबोरेशन डिफिकल्ट है एंड क्लाउड में इजी है, तो ये आप समझ सकते हो। नाउ गाइस, अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर भी आएंगे, उससे पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल भी देना चाहूंगी क्लाउड की और उसकी। इससे पहले एक एग्जांपल भी सुन लीजिए डेस्कटॉप की और क्लाउड की, कि डेस्कटॉप क्या है कि आपके पास लाइक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल है आपके ऑफिस कंप्यूटर में, आप घर गए और आप इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहे सिस्टम को, मैनेजर ने अगर कोई काम बता दिया। बट अगर ऑन द अदर हैंड क्लाउड है, तो आपको जो है उस अकाउंटिंग सिस्टम को जो है यूज कर सकते हैं अपने ऑफिस से, अपने घर से, कहीं ट्रैवलिंग में भी। तो आपके पास बस इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए एंड एप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन होनी चाहिए। अब ये मत कहना कि मैम बेटर है कि ना ही हो, कि हमें काम नहीं करना पड़ेगा। ये सब एडवांटेजेस भी होंगे क्लाउड के, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है, मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक अपडेट्स आएंगे, ऑटोमेटिक बैकअप होगा, कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। बट ऑब्वियसली यू विल हैव सर्टेन डिसएडवांटेजेस की सर्विस आउटरेज हो सकता है, सब्सक्रिप्शन को लेके कॉस्ट हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी को लेके रिस्क भी हो सकते हैं, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। नाउ अकाउंटिंग सिस्टम में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? बहुत सारे सेवरल सोर्सेज से आती है। देखिए हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं। अगर मैं देखूं तो मैनुअल डेटा एंट्री, कंप्यूटराइज्ड असिस्टेड डेटा एंट्री, डेटाबेस एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। दो लाइक ये 4 तरह की चीजें हैं एंड हमें चारों को समझना है। मैनुअल वाला क्या है कि एक पर्सन ने एंटर किया इन्फॉर्मेशन को सिस्टम में, जैसे कि कैशियर ने स्कैन किया प्रोडक्ट को और पेमेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दी। एंड या फिर किसी अकाउंटेंट ने मैनुअली इन्फॉर्मेशन को टाइप कर दिया अकाउंटिंग सिस्टम में, मतलब कि एक ह्यूमन कंप्यूटर में डाल रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर तो बात होगी ये ह्यूमन से कंप्यूटर वाला। आप चाहें तो मैं इसको एक बारी लाइक छोटा सा एरो बना के लिख सकती हूँ, ह्यूमन टू कंप्यूटर। तो ये हो गया मेरा मैनुअल वाला। दूसरा क्या होता है मेरे पास, अगर मेरे लाइक नेक्स्ट उसमें जाऊं तो कंप्यूटर असिस्टेड डेटा एंट्री। यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर हमें हेल्प करता है रीड करने में, कैप्चर करने के इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम एआई की हेल्प से करें, आज की डेट में तो एआई तो सारे ही यूज करते हैं। एंड जैसे कि मैं ओसीआर की बात करूं, जैसे कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं थे ना, वो वाले वही हो गया। बार कोड स्कैनर हो गया, जो मॉल्स वगैरह में हम देखते हैं, तो उनका 1 मिनट में वो बीप करते हैं और हमारा बिल बन जाता है। तो इंस्टेड ऑफ पर्सन टाइपिंग एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी जो एक्सट्रैक्ट करती है इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, अकाउंटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली रीड करता है इनवॉइस को, आइडेंटिफाई करता है सप्लायर कौन है, इनवॉइस नंबर देखता है, टेक्स्ट देखता है, अमाउंट देखता है, इन्फॉर्मेशन को सिस्टम में डाल देता है। बस एम्प्लॉय को क्या करना है, रिव्यू करना है और अप्रूव करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस किस बेसिकली क्या है, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये स्टोर करके रखता है, इसमें कस्टमर की डिटेल, सप्लायर की डिटेल, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, प्राइस, पेमेंट टर्म, सब कुछ होता है। तो डेटाबेस में बेसिकली सारी डिटेल्स होती हैं। एंड देन वी कम टू द इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है? ये हमें ना अलाउ करता है
क्या अलाउ करता है कि यस डिफरेंट सिस्टम या बिजनेस को कम्युनिकेट करना होता है ऑटोमेटिकली। जैसे कि अगर मैं बात करूं सुपरमार्केट की, ठीक है, सुपरमार्केट की इन्वेंट्री हो गई लाइक मिनिमम लेवल से गिर गई, तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लो इन्वेंट्री कौन सी है देखेगा, देखेगा कि परचेज ऑर्डर कहाँ से आएगा, फिर वो ऑर्डर को सप्लायर को भेज देगा और इससे क्या होगा, हमारा मैनुअल वर्क जो है कम होके आएगा। दिस इज हाउ वी कैन डू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जर्नल। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी लाइक हमारे पास सारी चीजें हैं, तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज में से मैं बात करूं तो हमारे पास आएगा जर्नल। मैम जर्नल क्या है? तो लाइक वैसे तो जो 11th स्टैंडर्ड वाले हैं, उनको पता ही होगा। तो जर्नल क्या होता है कि आप अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करते हो, एंटर करते हो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन को, एंड या फिर कोई गलत है तो उसको करेक्ट करने के लिए। तो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जर्नल क्या है, जर्नल इज इक्वल टू मैनुअल एडजस्टमेंट, या फिर हम क्या कर रहे हैं, करेक्शन एंट्री। ठीक है, तो अब उसके बाद मेरे पास बात आएगी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन और मैनुअल में डिफरेंस क्या है, आप ये मुझसे पूछ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं ऑटोमेटिक, तो पेपर में तो हमारे पास ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिक ही हैं। सेल्स इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट जैसी चीजें बोलूं, एंड परचेज इनवॉइस या क्रेडिट नोट जैसी चीजें देखूं, तो ये क्या होती है, मेरी ऑटोमेटिक होती है नॉर्मली। ठीक है, ऑटोमेटिक में अगर मैं बात करूं ऑटो, तो इसमें कौन-कौन सी चीजें होती हैं? अगर मैं बोलूं सेल्स इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट, या फिर मैं बोलूं परचेज इनवॉइस। ठीक है, ऐसी चीजें। बाकी मैनुअल में बैंक ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, एक्रूअल्स, प्रीपेमेंट्स, करेक्शन की होगी, इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट होगी, या कोई नॉन रिटर्न ट्रांजैक्शन होगी, तो वो क्या होगी, हमारी मैनुअल में आ जाएगी। तो मैनुअल ट्रांजैक्शन क्या होती है, जहां पर ऑटोमेटिकली नहीं जाती है, वो क्या होती है, मेरी मैनुअल होती है, इनको मुझे पोस्ट करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है जर्नल में, एंड इनको ही हम मैनुअल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, मैनुअल एंट्रीज बोलते हैं। तो बेसिकली सपोज करो मैनुअल की अगर एग्जांपल बोलो, एबीसी ने वेजेस दिए अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है, हम ये मान के चलेंगे मैनुअल एडजस्टमेंट करनी है वेजेस टू बैंक, तो इसको मैं क्या करूंगी, एंट्री पास करूंगी ताकि मैं वेजेस की बोल दूं। अब इसके लिए हम जर्नल क्यों यूज करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, जर्नल को मैं यूज करती हूँ नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन जैसे कि डेप्रिसिएशन, कोई एडजस्टमेंट है जैसे कि एक्रूअल्स की एंट्री, कोई करेक्शन है कि रेंट इनकरेक्टली पोस्टेड हो गया, तो इसीलिए जो है मैं जर्नल जो है पोस्ट करके चलती हूँ, अदरवाइज आई डोंट नीड टू लाइक पोस्ट द जर्नल। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है, अभी जैसे मैंने वेजेस टू बैंक वाली आपको बताई थी, वही है कि मैंने क्या किया, वेजेस पे किए। नाउ अब अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर बात करें, मैम अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? अकाउंटिंग सिस्टम एक बहुत बिगर टर्म है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें लोग आते हैं, प्रोसीजर आते हैं, रिकॉर्ड्स आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, एंड कंट्रोल्स आते हैं। क्यों किया जाता है? ताकि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाए, रिट्रीव किया जाए, रिपोर्ट किया जाए, कंट्रोल किया जाए कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। ठीक है, इसीलिए हम करते हैं। देखिए आप असेंबल, रिकॉर्ड करना, ये सारी कुछ चीजें, ठीक है, जो कि हमारे एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए जरूरी है। अब मैम एक अकाउंटिंग सिस्टम में होना क्या चाहिए? देखिए एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम ना हमारी मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में, एरर्स को डिटेक्ट करने में, फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, लॉ से कंप्लाई करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। तो हमें ये चीजें चाहिए। आप एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम हो कैसा? हम वो ये ध्यान में रखें कि इसकी वो लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कि उसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो रेलेवेंट हो, ठीक है? उससे हम डिसीजन ले सकें कि अच्छा कोई प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना है या नहीं। कंसीडरिंग द रेलेवेंट से इट्स कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी हो, रिलायबल होगी तो ऑब्वियसली आप तभी ट्रस्ट कर पाओगे ना। अगर आपके लिए रिलायबल नहीं है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर पाओगे? तो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, ऑब्जेक्टिव हो, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाओ। आप उसको कंप्लीट होना चाहिए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं होती। एक्यूरेट भी हो, वो बायस फ्री हो, आप कंपेयर कर सको इसको पिछले साल के साथ, एक प्रोडक्ट को दूसरे के साथ, एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के साथ, एंड इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव एज इन की महंगी इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए?
है ना, कंसाइज हो, यूजर फ्रेंडली हो, तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। अगर ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जैसे कि वो कंसाइज नहीं है, इतना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखा है, तो वो आपके काम के नहीं है। सो यू शुड मेक श्योर कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी मीट करिए, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहे तो भी दिक्कत है। नाउ अब मैम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आप बात कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए? देखिए, एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम ना मैनेजमेंट की हेल्प करेगा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशंस को जीतने में, कि बिजनेस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड हैं, एफिशिएंट हैं। हमारे एसेट्स की प्रोटेक्शन, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि एसेट चोरी हो रहे हैं, ठीक है, मिस यूज हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है। तो जैसे कि लाइक सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज एम्प्लॉय है, उनके पास ही कंपनी की कैश का एक्सेस हो। हमारे फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, कहाँ से फ्रॉड है, कहाँ से मिस्टेक्स हैं, कहाँ से अनऑथराइज एक्सेस आ रहा है। इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, कंप्लीट है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है। तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन को करेक्टली रिकॉर्ड करना है, कंप्लीटली रिकॉर्ड करना है, करेक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, करेक्ट पीरियड में करना है। इन्फॉर्मेशन टाइमली होनी चाहिए, ठीक है, टाइम लेट होगा तो कोई फायदा नहीं है। तो ये बेसिक सी बातें हमें पता होनी चाहिए। नाउ सो हियर कम्स अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरनल कंट्रोल। देखिए, एक अकाउंटिंग सिस्टम है तो उसमें एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं है तो इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है, वो मिस आउट हो सकती है। तो हमें इंटरनल कंट्रोल उसमें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं? पॉलिसीज और प्रोसीजर जो कि हमें चाहिए ताकि हम रिस्क को कम कर सके एंड बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर सके। अब कंट्रोल क्या है? देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन है वो अप्रूव होनी चाहिए, ऑथराइज होनी चाहिए। जैसे कि परचेज है 1 लाख की, तो वो मुझे लाइक अप्रूवल चाहिए। इससे क्या होगा? अनऑथराइज परचेज नहीं होंगे। करेक्ट रिकॉर्डिंग हो, मतलब कि ट्रांजैक्शन करेक्टली हो, प्रॉपर्ली हो, करेक्ट अमाउंट में हो, करेक्ट अकाउंट में हो एंड करेक्ट पीरियड में हो। फिर एक्सेस जो रिस्ट्रिक्टेड हो, ऐसे नहीं किसी के पास है, मतलब कैश को लेके, इन्वेंट्री को लेके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को लेके हमारे पास एक्सेस जो है रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, ऑथराइज लोगों के पास ही हो। फिजिकली वेरीफाई कर सको, है ना, आप उसको फिजिकली वेरीफाई कर सको, ये भी हमारे लिए जरूरी है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऐसा होना चाहिए जिसको एक्चुअल एसेट को फिजिकल से चेक कर सको। जैसे कि आपने बुक्स में लिखा है इन्वेंट्री 10,000 यूनिट्स है, फिजिकली जाके कर रहे हो काउंट तो 9800 है, कहाँ गए बाकी? तो डिफरेंस होगा, मुझे पता होना चाहिए ना कहाँ है वो। तो ये हमारे लिए जरूरी है। नाउ नेक्स्ट कम्स पॉलिसीज, परफॉर्मेंस, प्रोसीजर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सो पॉलिसीज, प्रोसीजर, परफॉर्मेंस क्या है? तीनों टर्म्स ना आपस में कंफ्यूजिंग होती हैं। पॉलिसी क्या है? जर्नल रूल्स एंड गाइडलाइंस। आपने कभी भी कुछ खरीदा होगा, मैम ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, मींस व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो। जैसे कि सपोज करो कि सारे परचेजेस अबव 10,000 रिक्वायर्ड डायरेक्टर की अप्रूवल, वो क्या है? मेरे लिए पॉलिसी है। एंड अगर मैं आगे बढ़ूंगी, प्रोसीजर क्या होता है? ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर नाम से पता चल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप मेथड, किसी काम को करने का स्टेप्स। जैसे कि अगर आपने परचेजिंग करनी है, तो डिपार्टमेंट ने परचेज की रिक्वेस्ट दी, मैनेजर उसको अप्रूव कर रहा है, परचेज ऑर्डर क्रिएट हुआ, सप्लायर की गुड्स जो है डिलीवर हुई, जीडीएन प्रिपेयर किया गया, इनवॉइस को चेक किया गया एंड फिर पेमेंट क्या हुई? ऑथराइज हुई। ठीक है, तो ये क्या है? प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया ना। एंड यहीं पे अगर तीसरी बात मैं करूं, परफॉर्मेंस की, हाउ वेल द बिजनेस और एम्प्लॉयज हैव परफॉर्म। जैसे कि बजट प्रॉफिट था 5 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 6 लाख, तो दैट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग बेटर ना। अब जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये तो होगी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को लेके बात, बहुत ही बेसिक सी बात है इनकी परफॉर्मेंस। तो अब आपको कुछ ना बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए अभी को इसको लेके, कि जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे मैनेजमेंट प्लान कर सकती है कि हम आगे फ्यूचर में क्या करेंगे एंड कंट्रोल कर पाएंगे कि हम वो कर पाए, एंड देन डिसीजन मेकिंग होगा, फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, फिर आप कंप्लायंस को लेके चलोगे। तो ये आपको समझना है। एंड अगर अभी तक के जितने भी टॉपिक एरियाज किए हैं हमने, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूं, इंटीग्रेटेड सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जो है क्लाउड्स के बारे में पता होना चाहिए, मैनुअल जर्नल में कौन सी ट्रांजेक्शन होती है आपको पता होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स के पॉइंट जो है आपको पता होने चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आपको काउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है पता चल गई है। एंड हमारे जर्नल एंट्री के जो बेसिक्स रूल हैं, यानी कि डेड क्लिक, ठीक है, तो डेड क्लिक जो है आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो दैट्स ऑल गाइस। तो रिवाइज कीजिए इस चैप्टर को, एंड आपके लिए टास्क है, आपके लिए टास्क क्या है कि इसी चैप्टर के, ठीक है, इसी चैप्टर के क्विज, ठीक है, क्विज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आप कहाँ से कर सकते हो, स्टडी हब से कर सकते हो। स्टडी हब जो है एसीसी का ऑफिशियल रिसोर्स है। जो चैप्टर्स जो है हम फॉलो कर रहे हैं वो हम स्टडी हब की सीक्वेंस में ही फॉलो कर रहे हैं। सो यू कैन यूज दैट रिसोर्स और उसकी हेल्प से जो है आप कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, यू कैन सी द टेलीग्राम लिंक हियर। इस टेलीग्राम स्कैनर की हेल्प से आप जो है स्कैन करके हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं। एंड विद दैट हेल्प आपको क्या मिलेगा, आप जो है ग्रुप में एंट्री तो लेंगे लेंगे, आपके पास फ्री रिसोर्सेज, क्विज, सारी डिटेलिंग अपडेट जो है मिलते रहेंगे। एंड लास्ट थिंग कि आपके ये जो सारे नोट्स हैं दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट PW लाइव आधार बैच। तो जाइए इन नोट्स को जो है आप डाउनलोड कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।